गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति अध्याय 1। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। मतलब अभी आप 9th से पहले पढ़ चुके हैं कि बच्चों संख्या के बारे में, ठीक है। और ये भी पढ़ चुके हो आप कि कैसे निरूपित किया जाता है। तो देखो संख्या रेखा जो होती है, तो संख्या रेखा हम बनाते हैं, जीरो जो है सेंटर में लिखते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर जीरो के बच्चों, जीरो के जो दाईं तरफ है वहाँ पॉजिटिव संख्या आती है और जीरो के बाईं तरफ जो है वो नेगेटिव संख्या आती है, ठीक है। जीरो के राइट हैंड साइड पे आप पॉजिटिव संख्या लिखेंगे और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आप नेगेटिव संख्या लिखेंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो अब कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। आपने माना कि आप शून्य पर खड़े हुए हैं और आप वहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। धनात्मक दिशा यानी राइट साइड, उसके राइट में आप चलते जा रहे हैं। वहाँ तक आपको संख्या और संख्याएं ही दिखाई पड़ती हैं। तो वहाँ पर आपको क्या धनात्मक संख्याएं ही दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, आप क्योंकि धनात्मक जा रहे हो। अब मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इस संख्या को रखने के लिए एक थैला लीजिए। आप मान लीजिए कि संख्या रेखा पर चल रहे हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं, तो इस संख्याओं को रखने के लिए आप एक थैला रखिए, ठीक है। अब संभव है कि आप 1, 2, 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ करेंगे। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं भर जाती हैं। आपको याद होगा कि इस संग्रहण को प्रतीक n से प्रकट करते हैं। मतलब n के अंदर हम क्या लेंगे? प्राकृत संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होने वाली आप जितना बढ़ाते जाओगे। अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए। अब आप क्या करें? शून्य से आते तो अब विपरीत जहाँ आप चल रहे थे जिस दिशा में, वहाँ से आप चले और वापस शून्य की तरफ ही आ गए और आपने शून्य भी उठा लिया। अब क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब आप क्या है, वापस चलते हो और जीरो को उठा लेते हो। अब देखो जीरो जब साथ में हो जाता है 1, 2, 3, 4, पहले केवल 1 से लेके संख्या बढ़ रही थी, तो उन्हें हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि पहले हमने जीरो नहीं मिला उठाया था, लेकिन हमने जीरो भी उठा लिया, तो ये क्या बन गया? अब ये पूर्ण संख्या बन गई, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों होल नंबर का एक संग्रह बन जाता है, जिसे प्रत्येक डब्ल्यू से प्रकट किया जाता है। देखो जब तक आपने 1, 2, 3, 4 ऐसे उठाते रहे थे, तो आपको मिला था प्राकृत संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। और जब आपने जीरो भी उठा लिया, तो वो जीरो से लेके आगे जो संख्या थे उनका संग्रहण क्या बन गया? कलेक्शन बन गया आपका पूर्ण संख्या, जिसे हम करते हैं डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है बच्चों? अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आपको जब आप जीरो उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि यार मैंने धनात्मक भी उठा लिया और आप क्या जीरो भी उठा लिया। अब यार मेरे पास तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना भाई, ऋणात्मक भी तो बचे ना बच्चों। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल लीजिए। अब क्या करा आपने कि आपने जितने भी ऋणात्मक संख्या बची थी उन संख्याओं को भी अपने थैले में डाल लिया, ठीक है। अब आपको नया संग्रह क्या होगा? क्या आपको याद होगा कि ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक का संग्रह है और इसे प्रतीक जेस्ट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, हमने यहाँ क्या देखा कि जब आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 धनात्मक लिए, जीरो नहीं लिया, तो वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। n से लेके 1, 2, 3, 4 जितनी भी लेते रहो, ठीक है। धनात्मक लेंगे तो होते हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। अब दूसरा होता है बच्चों जब उसमें जीरो भी मिला लेते हैं। जब उसमें जीरो मिला लेते हैं तो बच्चों वो बन जाती है पूर्ण संख्या। जीरो भी मिला लिया और 1, 2, 3, 4 धनात्मक थे हमारे, जीरो और धनात्मक आपके पूर्ण संख्या हो गए। और अगर हम जीरो नहीं ले रहे तो वो प्राकृत संख्या रही, ठीक है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्या यानी w इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या, जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। अब आपका आता है कि आपके पास बचे थे नेगेटिव भी आपने ले लिया। जब आप नेगेटिव भी ले लेते तो आपके ये सारे बन जाते हैं पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा।
अब क्या हुआ, जेड क्यों, जेड सब जहलन, जहलीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना, जहल जिसका अर्थ है संख्या। देखो जहलीन, जहलीन का अर्थ होता है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या। क्या अभी भी रेखा पर संख्या बची रहती है? निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्या बची रहती है। ये संख्या है 1/2, 3/4। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने वो जो भी एक लाइन खींची थी, उस लाइन में आपने देखा कि आपने 1 2 3 4 और संख्या जितनी थी वो उठा ली, आपने जीरो भी उठा लिया और आपने माइनस में भी उठा ली, लेकिन आप उन संख्याओं को भूल गए जो बच्चों किस में थी, जो आपका बट्टे के रूप में थी, भाग के रूप में, जैसे 1/2, 3/4, जिन्हें हम कह सकते हैं परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या, अंश और हर वाली। हम इनको भूल गए, ना तो हमने ये पॉजिटिव वाली उठाई बच्चों, ना नेगेटिव वाली उठाई। अब क्या होता है कि यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल लें, देखो हमने प्राकृत संख्या डाली जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, n = 1 2 3 4 5 6। हमने पूर्ण संख्या जिसे हम w से प्रदर्शित करते हैं, w = 0 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम बस इतना करें, हम करेंगे कि हमने नेगेटिव नंबर्स भी उठा लिए, ऋणात्मक संख्या माइनस वाले भी उठा लिए, -1 2 3 4 5 6। अब बच्चों क्या हुआ, अब बच्चे परिमेय, तो हमने परिमेय संख्या भी उठा ली, तो बच्चे क्या आपके बच्चों, जैसे क्या उठाई आपने, 1/2, 3/4 माइनस वाली सारी उठा ली। तो आपने क्या रेशनल नंबर से उठा ली। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जो अंश और हर के रूप में होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, क्या होगा, अब हमारे पास इसका भी संग्रह हो गया, रेशनल नंबर्स का भी। अब क्या हुआ बच्चों, परिमेय संख्या के संग्रह को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशो से हुई। कहाँ से हुई थी, रेशो से, और इसे अक्षर क्यू अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। अब आपको याद होगा क्यूटेंट, अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। कैसे दी जाती है बच्चों, कि संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q में, यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है, r एक परिमेय संख्या तब कही जाएगी जब उसे p/q के रूप में लिखा जा सके बच्चों। ठीक है, जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये हम इस बात पर बल क्यों नहीं देते कि q बराबर नहीं है 0 होना चाहिए। ठीक है, क्यों देते हैं, सॉरी क्यों नहीं, क्यों देते हैं। तो अब आप इस बात को और ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। देखो q बस 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अब जितनी भी संख्या थी ना, चाहे वो 1 2 3 4 और 3/4 जो भी थी, वो सारी रेशनल नंबर में आ जाती हैं, लेकिन q जो नीचे वाली संख्या उसे 0 नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि p और q क्या हो गए, यहाँ पर पूर्णांक हो गए बच्चों, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए -25 को -25/1 भी लिखा जा सकता है, उससे 1 को 1/1, 2 को 2/1, कुछ भी लिख सकते हो आप, जहाँ p बराबर -25 और q बराबर 1 है। इस तरह हम ये पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आता है। तो हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर, कि जो परिमेय संख्या है ना यार, उसमें तो प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई और पूर्णांक भी आ गए बच्चों। आप यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q में अधिकतम निरूपण नहीं होता, जहां p और q पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं है 0 के। उदाहरण के लिए 1/2 = 2/4 या 10/20 या 25/50, इनको आप देखो तो 1/2 के ही ये रूप हैं सबके सब। ठीक है, कोई से भी देख लो आप, जब इन्हें डिवाइड करोगे या हल करोगे आदि, ये परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या। फिर जब देखो ये कौन सी संख्या होती है, इन्हें बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चों, भिन्न। इसमें क्या होता है कि p/q के रूप में होते हैं और इनका अद्वितीय निरूपण नहीं होता, और जहां p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, मतलब ये 1/2 के रूप में, इससे आगे नहीं हल होगी। अब पॉइंट में ला सकते हो उसके आगे आप। ये परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न बोल कहलाती हैं। फिर भी जब हम ये कहते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, या जब हम p/q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम ये मान लेते हैं बच्चों कि q बराबर नहीं होता 0 के। क्या नहीं होता बच्चों, q बराबर नहीं होता 0 के, और p और q का, ठीक है, और के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p और q क्या है बच्चों, सॉरी सह अभाज्य संख्या क्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं ये। ठीक है, p और q, अतः संख्या रेखा 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2
दो लेते हैं जो सभी को निरूपित कर लेता है। मतलब जो भी भिन्नों को तोड़ने के बाद 1/2 बचेगा तो वो क्या होगा, तुल्य परिमित। 1/2 क्या हो गया, तुल्य परिमित हो गया। ठीक है, अब आइए हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं से संबंधित कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है, असत्य, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत नहीं। देखो, वो कह रहे हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या बच्चों एक प्राकृत संख्या होती है, लेकिन हमने पढ़ा है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 आता है, तो ये गलत है बच्चों। अब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक यानी 0 से लेकर 1 2 3 एक परिमेय संख्या होती है, तो बच्चों ये है सत्य। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होती है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि हम प्रत्येक पूर्णांक को कैसे लिख सकते हैं, एक m/1 के रूप में, 1/1, 2/1, 3/1, इस तरीके से। अब बच्चों प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होते हैं। वो क्या बोले कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो बच्चों यह है असत्य। क्योंकि तो बच्चों ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये है असत्य। क्यों? क्योंकि 3/5 जो है बच्चों वो एक पूर्णांक नहीं है। 3/5 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसे हम आगे हल नहीं कर सकते हो। तो बस ये आपको समझ आ गया। अब उदाहरण 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? आपको याद होगा कि r और s के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप r और s को जोड़ते हो, ठीक है, और उसे 2 भागों में 2 से भाग दे देते हो, r और s के बीच जो आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, r और s के बीच स्थिति होती है, अतः 3/2 1/2 के बीच की एक संख्या है। 3/2 क्या है, 1/2 के बीच की संख्या। तो हमने इसमें क्या करा, 1 + 2 3 हो गया, अपॉन 2 से भाग दे दिया। अब क्या हो, इस प्रक्रिया में 1/1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 संख्याएं हैं। कौन सी हैं 4 संख्या? ये है आपका 5/4, 11/8, 13/8, 7/4। तो आप इसे हल करोगे तो आपको क्या है, 1 से लेके 2 के बीच में ही आपको संख्याओं के मान मिलेंगे। तो ये क्या हो गई आपके इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या। अब वो कह रहा है बच्चों, एक अन्य विकल्प यह है कि एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लें। क्योंकि हम 5 संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 + 1 अर्थात 6 हर लेंगे और उसे 1 और 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 5 + 1 क्या है हमारे पास, क्योंकि हमें 5 लेनी, तो 5 + 1 और हमने कर दिया, तो 6 हम क्या लेंगे, हर को 6 लेंगे और 1 और 2 परिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 6/6, 2 12/6। अब तब आप ये देखते हैं कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। अब क्या करो, क्या करा इन्होंने कि इन्होंने 6 हर लिया और 6 ऊपर क्या संख्या देख रहे हो बच्चों, ऊपर संख्या जो आ रही है वो 6 से बड़ी ही आ रही है, छोटी नहीं आएगी। तभी 1 से 2 के बीच में संख्या आप ज्ञात कर पाओगे। ध्यान देना बच्चों, नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो आप। अब क्या है बच्चों, तो इस तरीके से निकाल दी। अब ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्या ही ज्ञात करने के लिए कहा गया। ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया। ज़्यादा भी तो कह सकते हैं, परंतु आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तु 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या भाई हो सकती है, कितनी भी हो सकती है व्यापक रूप से, कि 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। आइए हम संख्या रेखा को पुनः देखते हैं। क्या आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है? अभी तक नहीं। ऐसा होने का कारण यह है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और संख्या बची रहती हैं। आप द्वारा उठाई गई संख्याओं के स्थान के बीच रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान ना केवल 1 या 2 बल्कि अपरिमित रूप से है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि किन्हीं 2 रिक्त स्थानों के बीच अपरिमित, मतलब कोई 2 रिक्त स्थान की ढेर सारी हो सकती है बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्या है, हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बचे रह जाते हैं। क्या बच्चों, की संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार भेद करते हैं। ठीक है, अब इन प्रश्नों के उत्तर अगले अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, अभी आ गया आपकी, क्या आ गया आपका प्रश्नावली।
ठीक है, तो आप ये करिए, और आप नहीं कुछ समझ आता है तो हमसे पूछिए, और वरना हम बाद में सोल्व करवाएंगे ही। ठीक है, अब होता है बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? पिछले अनुच्छेद में हमने यह देखा कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्या भी हो सकती हैं जो परिमेय संख्या नहीं हैं। इस अनुच्छेद में हम इन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वह p/q के रूप में की जा रही हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ऐसी भी संख्या हैं जो कि इस रूप की नहीं होती? वस्तुतः ऐसी संख्या तो होती होंगी कि जो इस रूप में नहीं हो। लगभग 400 सायुपु ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। ठीक है, इन संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि इन्हें क्या है, पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाइथागोरस के अनुयायी क्रोटोन के हिप्पार्कस द्वारा पता लगाई गई। पाइथागोरस के अनुयायी कौन थे? जो उनका अनुसरण करते थे, जैसे मानते थे। क्रोटोन के हिप्पार्कस द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हिप्पार्कस का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, जहां इसका कारण इस बात की खोज हो कि √2 एक परिमेय संख्या है, या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया का उजागर करना। ठीक है, ये पाइथागोरस हैं। ठीक है, अब आइए आगे आइए अब इन संख्याओं को औपचारिक परिभाषा दो। क्या देंगे कि संख्या s को अपरिमेय संख्या तब कहा जाएगा यदि p/q रूप में ना लिखा जाए और p और q जो है वो पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0 के। क्या होता है अपरिमेय संख्या? उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और p और q वहां पर क्या होता है? पूर्णांक हो। ठीक है, और q बराबर नहीं होगा 0 के। आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक ही होती हैं। इसलिए कुछ उदाहरण है √2। ठीक है, देख लो √3, √15, 5, 0.101111, इतना कितना भी ले सकते हो यार आप इन्हें। तो ये क्या है? p/q के रूप में नहीं लिखे जा रहे। ठीक है, और क्या है? ये पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है बेटा 0 के। ठीक है, अब आप पढ़िए आगे टिप्पणी में कि आपको याद होगा कि जब कभी हम प्रतीक √ का प्रयोग करते हैं तब हम ये मानकर चलते हैं कि यह संख्या का धनात्मक वर्गमूल है। ठीक है, यह हम मान के चलते हैं। अतः √4 जो है वो 2 है, अर्थात यदि 2 है और -2 दोनों ही संख्या के 4 के क्या होंगे बच्चों? वर्गमूल। ऊपर दी हुई कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए वर्गमूलों की संख्या पाई से आप परिचित हो चुके हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया कि √2 क्या है? वो है एक अपरिमेय संख्या। बाद में 425 ईसा पूर्व के आसपास शायरीन के थियोडोरस ने यह दर्शाया था कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, 12, √14, √15, 17 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों? ये अपरिमेय संख्या। ये है बच्चों अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। √3, √2, √5 को अपरिमेयता की उपपत्तियों पर चर्चा कक्षा 10 में की जाएगी। जहां तक पाई का संबंध है, हजारों वर्ष में विभिन्न संस्कृति इससे परिचित रही हैं, मतलब पहले भी पाई से परिचित रहे हैं। परंतु 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट और लेजेंड्रे, ये दोनों नाम आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए बच्चों, कंपटीशन की तैयारी में भी बहुत काम आएंगे। लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने यह सिद्ध किया कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगले अनुच्छेद में अपरिमेय संख्या है। अगले अनुच्छेद में इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो है 0.10111011011110 और पाई अपरिमेय क्यों है आखिर। आइए हम पिछले अनुच्छेद के अंत में उठाए गए प्रश्नों पर पुनः विचार करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? परिमेय संख्या वाला थैला ले लेते हैं अब तक, जिसमें हमने परिमेय संख्या भी डाल चुकी हैं। अब यदि हम इस थैले में सभी अपरिमेय संख्या भी डाल दें, अब क्या करा हमने? अपरिमेय संख्या भी डाल दी बच्चों, तो क्या अब भी संख्या रेखा पर कोई संख्या बची होगी? इसका उत्तर है नहीं, अब कुछ नहीं बचा होगा बच्चों, क्योंकि हमने सब कुछ डाल दिया। तो अतः एक साथ दी गई सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से क्या प्राप्त होगा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या बच्चों वो संख्या होती है जिन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं और उनमें सारी ही संख्या आ जाती है, परिमेय, अपरिमेय, मूल, प्राकृत,
पूर्णांक, इसमें सब आ जाएगा बच्चों। अब थैले के अंदर आपका थैला जो है वो वास्तविक संख्याओं से भरा हुआ है। आप ये ध्यान रखिए, आप यहाँ से डिफरेंस भी कर सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है जब सारी ही संख्या, जब परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत, सब। अब जिसे हम प्रदर्शित करेंगे 8 से। अब क्या होता है, जिसे हम 8 से बताते हैं, अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु का एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित किया जाता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। समझ गए, क्योंकि उसमें सब आ जाती है। अब क्या होता है बच्चों, ये दो दिए गए हैं, कौन है ये, गणितज्ञ जी। 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ कैंटर और डेंटकिन ने इस भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया। क्या किया, उन्होंने यह दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक रेखा पर एक बिंदु है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या। क्या बताया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संगत रेखा के प्रत्येक बिंदु के एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि कुछ अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण किस प्रकार करें हम। अब संख्या रेखा √2 का स्थान निर्धारण हमें बताना है। यह सरलता से देखा जाता है कि किस प्रकार यूनानियों ने √2 का पता लगाया। एक एकक मात्र की लंबाई की भुजा वाला वर्ग OABC हमने ले लिया, ठीक है, जिसकी हर भुजा की लंबाई एक है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दीजिए यहाँ पर। तो आप OB जब निकालोगे, इसका कर्ण निकालोगे OB, तो बच्चे √1 प्लस का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय से, तो √2 आ जाएगा संख्या रेखा पर। हम क्या है, √2 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, ऐसा सरलता से किया जा सकता है। इस बात पर ध्यान दिया रखते हैं कि शीर्ष शून्य के साथ संपाती बना रहे। शीर्ष जो है वो शून्य के साथ क्या बना रहे बच्चों, संपाती बना रहे। आकृति 1.6 को संख्या रेखा पर जब हम निरूपित करेंगे तो 0 से लेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 0 से लिया, 0 1 1 1 का बना दिया और √2 वर्ग ले लिया। ये आपको समझ ही आ गया होगा बच्चों। अब क्या है आपका, अभी आपने देखा कि OB जो है √2 एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र की, OB की त्रिज्या मानकर, OB को क्या करते हैं हम, त्रिज्या मानकर बना देते हैं, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर क्या करेगा, काटेगा। कहाँ से बनाएंगे, O को केंद्र मानकर, OB की को त्रिज्या मानकर। ठीक है, O को केंद्र मान लिया और OB को क्या मान लिया, त्रिज्या। तो आप ये √2 का, जहाँ भी ये काटेगा इस लाइन पर, वो √2 का आपका चिन्ह होगा, मतलब वो √2 होगा। एक प्रकार की सहायता से हमने मान लिया और बिंदु P संख्या रेखा पर √2 के संगत होता है। वास्तविक संख्या रेखा पर इसी तरीके से √3 का आप निर्धारण करेंगे। इसमें क्या करेंगे आप, OB पर एक एक लंबाई वाले BD की रचना करेंगे। OB पर हमने क्या करा, एक एक लंबाई वाले BD, OB पर, अब ये OB है, OB पर ठीक है, तो हमने क्या करा, इस पे BD की रचना कर दी, एक लंबाई जिसका एक है, 1 मीटर, कुछ भी कह सकते हो। आकृति में 1.8 दिया गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, हमारा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये वाला 1 हो गया, ये √2 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा कि √2, ठीक है, आपने क्या करा बच्चों, √2 लिया, ठीक है, √2 का स्क्वायर हो गया +1, तो यह √3 आ जाएगा बच्चों। एक प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानेंगे और OD को त्रिज्या मानेंगे। अब जो आपकी त्रिज्या हमने क्या मानी थी, OD, तो OD को त्रिज्या मानो और खींच दिया। ये जहाँ भी कटेगा वहाँ पर √3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप √n-1 का स्थान निर्धारण हो जाने के बाद √n का भी स्थान निर्धारण कर सकते हैं, जहाँ n जो होगा वो एक धनात्मक पूर्णांक होगी। प्रश्नावली करिएगा बच्चों, नहीं समझ आए तो पूछेगा और बाद में हम आपको करवाएंगे ये सारी प्रश्नावली। ठीक है, अभी हम केवल चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब है आपका वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में हम एक अलग दृष्टिकोण से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते बच्चों। या हम इस बात की भी व्याख्या करेंगे कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार का प्रयोग करके किस प्रकार सरल संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों। क्योंकि हम परिमेय संख्या की तुलना में
परिमेय संख्या से अधिक परिचित है। हम क्या हैं, अपरिमेय संख्या की तुलना में हम परिमेय संख्या से ज़्यादा परिचित हैं, इसलिए हम अपनी चर्चा इन्हीं संख्याओं से प्रारंभ करेंगे। इसके 3 उदाहरण ले लिए, 10/3, 7/8, 1/7। शेष फलों पर विशेष ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या आपका कोई प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपको देखना है बच्चों। तो हमने क्या करा, 10 इसका हमने दशमलव प्रसार करा, तो क्या करेंगे, हमने दशमलव में निकाला 10/3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया बच्चों, 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद एक जीरो बढ़ जाती है। फिर हम क्या करेंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। इस तरीके से बच्चों आप देखोगे कि आप 3 3 3 को ही प्राप्त करते जाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा 3.3333। ठीक है, 333 नहीं बोलने का, पॉइंट के बाद 33333 बोलने का है। ठीक है, कितनी भी संख्या हो आपकी। ठीक है, आगे अब क्या होगा बच्चों, अब आपका आएगा इसी तरीके से आप 7/8 का निकाल दोगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप क्या करोगे कि 7/8 का निकाल दोगे। तो अब 7/8 में क्या करोगे कि 7 को अपने अंदर लिख लिया, 8 से दोगे तो नहीं जा सकता, यहाँ हम डायरेक्ट जीरो लगाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, जीरो कर देंगे, 8 64 हो जाएगा आपका। 64 में फिर क्या होगा आपका, बचेंगे आपके कितना, 10 में से 4 गया, 6 पॉइंट लगाया हुआ है आपने, जीरो बढ़ाएंगे, 8 7 56 आएगा। फिर क्या बचेंगे बच्चों, आप ये देखोगे कि इसमें 4 बचा, 4 जीरो पॉइंट लगा, जीरो, ये पूरा चला जाता है, 8 पंजे 40.875 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये निकाल दोगे, तो आप ये देख सकते हो कि कितना दशमलव प्रसार किया जा सकता है। तो शेष क्या होगा, यहाँ पर 1 1 1 1 1 आया, भाजक क्या हुआ आपका 3 हुआ, 3 साल दे रहे थे, शेष यहाँ पर 6 4 उसके बाद 0 आ गया, और भाजक क्या हुआ आपका 8 था। शेष आपका 3 2 6 4 5 1 आया, और भाजक क्या था आपका 7 था बच्चों। ठीक है, अब क्या है, यहाँ आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे, तो आप क्या करेंगे कि कुछ चरण के बाद शेष या तो जीरो हो जाता है या स्वयं की ही पुनरावृत्ति करने लगता है, या तो जीरो आ जाएगा या फिर वही आने लगेगा, जैसे 3 3 3 3 3 3 3 में आ रहा था। अब इस शेषों की पुनरावृत्ति संख्या में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। क्या होती है, जो शेषों की पुनरावृत्ति होती है ना, तो उसमें जो एंट्री ली गई थी उनकी संख्या किससे होती है, भाजक जो है आपका उससे कम ही रहेगी। 1/3 में एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है और भाजक 3 है। 1/7 में शेष की पुनरावृत्ति श्रृंखला में 6 प्रविष्टियां 3 2 6 4 5 बनती होती है, और भाजक क्या है 7, मतलब 7 से छोटी ही रहेगी भाजक से। यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। 1/3 के लिए भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है, और 1/7 के लिए भागफल में पुनरावृत्ति 1 2 8 5 7 की होती है। ठीक है बच्चों, यद्यपि केवल ऊपर दिए गए उदाहरणों में हमने ये प्रतिरूप प्राप्त किया, P/Q और Q बराबर नहीं है 0 के रूप, ये सभी परिमेय संख्याओं पर लागू हो रहा है। और Q से P भाग देने पर दो मुख्य बातें घटित होती है, या तो बच्चों से शून्य हो जाएगा, क्या होगा, या तो से शून्य हो जाएगा, या कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, Q से आप जब भाग दोगे तो शेष शून्य हो जाएगा, ये शून्य कभी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ शेष बचता ही रहेगा, और तब हम शेष फलों की एक पुनरावृत्ति श्रृंखला प्राप्त करते हैं। आइए हम प्रत्येक स्थिति पर अलग अलग विचार करते हैं। शेष शून्य हो जाता है, जहां पर शेष शून्य, जैसे 7/8 वाले उदाहरण में हमने देखा कि कुछ चरणों के बाद शेष 0 आ गया, हमारा सवाल खत्म हो गया वहीं पर। 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 है, और अन्य उदाहरण 1/0.5 639/250 यानी 2.5556 है। इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का क्या होता है बच्चों, अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं बच्चों। कुछ परिमित चरणों के बाद जब दशमलव प्रसार का क्या होता है, अंत हो जाता है, दशमलव का प्रसार नहीं होता। ठीक है, तो वहां पर कौन सी संख्या बोलते हैं बच्चों, जहां पर क्या होता है कि लास्ट में शेष शून्य हो जाता है। सिंपल से आप ये दीजिए कि जिसमें पूरा भाग हो जाता है, शेष शून्य आ जाता है, वो हो जाते हैं शांत दशमलव कहलाते हैं, लेकिन कुछ दशमलव के बाद। ठीक है, शेष कभी शून्य नहीं होता, कुछ ऐसे दशमलव लगाने के बाद आते ही रहेंगे भाई साहब, आते ही रहेंगे, मानेंगे नहीं, बहुत ढीठ होता है बच्चों ये, तो आते ही नहीं है यार। ठीक है, ये जीरो लाएंगे ही नहीं कभी जिंदगी में। और 1/3 और 1/7 वाले उदाहरणों में हम ये पाते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार क्या होता है, निरंतर जारी रहता है। क्या रहता है बच्चों, निरंतर जारी रहता है, जैसे 3.333333 में रहा था जारी। तो दूसरे शब्दों में हम क्या करते हैं कि भागफल में अंकों के पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों, एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या होता है, अनवसानी बोलते हैं। उदाहरण के लिए 1/3 में 0.33333 और 1/7 में 0.142875।
2857 142857 ये आता ही रहेगा, मानेगा ही नहीं, बहुत डीट है, आ जाता है बिना बताए। ये देखने के लिए 1/3 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है, हमें इसे 0.3 के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार क्या से लिखते हैं 0.3, फिर ऊपर भाग का निशान लगा देते हैं। ठीक है, इस क्योंकि 1/7 के भागफल में अंकों के 142857 की होगी पुनरावृत्ति, तो हम क्या करेंगे 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.142857 में फिर बार का ऊपर निशान लगा देंगे। मतलब जिस भी संख्या की पुनरावृत्ति होती है अगर हमें वो बार बार नहीं लिखनी तो हम क्या करते हैं ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। काम खत्म, शॉर्टकट में काम खत्म कर देते हैं हम। जहां अंकों के रूप में लगाया गया है दंड अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। साथ ही 3.5772 को हम 3.572, देखो 5 पे नहीं लगा क्योंकि 5 दोबारा नहीं आया, लेकिन 72 मान ही नहीं रहा, वो बार बार आ जाता है यार घर पर, तो वो हम क्या करते हैं उस पर बार लगा देते कि अब मत आना तू। अतः इन सभी उदाहरणों से अनवसानी आवृत दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। इस तरह हम देखते हैं कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के केवल 2 विकल्प होते हैं बच्चों, या तो वे शांत होंगे या वे अशांत होंगे, या तो मानेंगे नहीं। देखो बच्चों, इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत अब आप यह मान लीजिए कि संख्या रेखा पर चलने पर आपको 3.142678 जैसी संख्याएं प्राप्त होती है जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, या 1.27272 अर्थात 1.27 बार कर देते जैसी संख्या प्राप्त हो जाती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि यह एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर है हाँ। इसे हम सिद्ध करेंगे नहीं करेंगे, परंतु कुछ उदाहरण लेके इस तथ्य को प्रदर्शित करेंगे। कैसे? शांत स्थितियां तो सरल हैं। उदाहरण के लिए दिखाइए कि 3.142672 एक परिमेय संख्या, दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और P और Q क्या है बच्चों, यहाँ पर पूर्णांक है। P और Q क्या है बच्चों, यहाँ पर पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है बेटा 0 के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 3.142678 लेंगे और उसमें पॉइंट हटाएंगे, और जितने पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में गिनतियां बची होती है जैसे 142678 उतनी 0 हम बिना देखे नीचे लगा देंगे। एक के बाद पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद जितनी राइट हैंड साइड में संख्या होती है बच्चों उतनी 0 लगा देते हैं। आइए हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जबकि दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो। क्या होगी? आइए अब हम देखो ये तो यही हो गया, अब हम क्या करेंगे उस पर विचार करेंगे जहां पर दशमलव आवृत्ति हो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा दिखाइए कि 0.3333 इक्वल टू 0.3 बार को हम P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, और P और Q यहाँ पर भी पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चाहे वो शांत हो या अशांत हो, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि 0.3 बार क्या है, आते हम जानते हैं कि x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा x बराबर 0.3333। अब ये वही स्थिति जो कुछ युक्ति होगी कि क्या करा हमने, यहाँ हमने क्या करा x में 10 की मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने x में 10 की मल्टीप्लाई की, x की वैल्यू थी 0.333, तो उसमें भी 10 की मल्टीप्लाई हो गया तो 3.333 आ गया। फिर हमने क्या करा, अब हमारे पास 3.3333 वैल्यू आई, तो इसमें हमने क्या करा x को जोड़ दिया बच्चों, क्योंकि x बराबर कितना है इतना 3.33333। अब हमने क्या करा 10x बराबर हो गया, 10x बराबर क्या हो गया बच्चों 3 + x। 10x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3 + x। तो बच्चों जब आप ये यहाँ लिखते हो 3 + x, तो आप क्यों यार ये कैसे लिखते हो, तो 3 में अगर 0.33333 जोड़ोगे यह तो आएगा 3.33333, और यहाँ पर 0.3333 क्या है ऊपर आप पढ़ोगे तो बच्चों वो x है, तो हम इसे 3 + x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी आया भी तो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके बच्चों, इसलिए 10x इक्वल टू क्या होता है 3 + x हो जाता है। ये आप सभी को समझ आ गया होगा कि 10x इक्वल टू 3x क्यों है बच्चों। x के लिए हल करने पर हम ये प्राप्त होता है कि 9x जो है वो जब हम हल करते हैं तो x 10 जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यानी 9x बचेगा। जब 10x में से घट जाएगा इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा 1/3। आ गई ना वही संख्या यार, हो गया सिर्फ। अब क्या है दिखाइए कि 1.2727 यानी 1.27 बार को P/Q के रूप में लिखिए, और P और Q पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अब हमने ये लिया, अब हम क्या करेंगे फिर वो ऊपर वाली वो काम करेंगे कि हमने 1.27 लिया x बराबर, यह 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 2 अंकों की 27 की, तो x को क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे। जहाँ पर वहाँ 1 की होती है 10 से गुणा करेंगे, या 2 की होती है तो यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे बच्चों। 100 से गुणा करेंगे
ठीक है, जितने भी संख्या हो रही हो उतनी ही सही गुणा कर दो, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऊपर 1 अंक की हो रही थी तो केवल 10 से करा, और यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा जब यहाँ आप करोगे इसमें, तो ये जब ऊपर वाली संख्या में करोगे तो 127.272727 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 100x लेंगे, और यहाँ पर आप देखना कि अगर आप इसे प्लस के रूप में लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लेंगे कि x हमने लिया 1.272727, हमारे पास 126 आया 126 में इतना, तो हम वो चीज़ तो हटा देंगे 1.2727। अब उससे पहले लेकिन बचेगी क्या 126, तभी तो 127.272727 आएगा। ये थोड़ा माइंड का गेम बच्चों करना पड़ेगा आपको। उसके बाद होगा आपका 126 प्लस x हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आएगा आपका, फिर वही हल कर दो यार, 100x में से आप x घटाओगे तो कितना आएगा, 99x आएगा। वो 126 के क्या होगा इक्वल टू 126, और x बराबर हो जाएगा वही, ये जो 99x से नीचे ले जाओगे तो 126/99, यानी जब हल करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। अभी 14 आ गया ऊपर, और नीचे आएगा 11। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों 11। अब आगे देखते हैं बच्चों, अभी से हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1.27 का बार। क्या लिख सकते हैं बच्चों 1.2। और ठीक है बच्चों, 126 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे, जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12 आएगा, और 3 दो नीचे आएगा 42/33 आ जाएगा। फिर 42/33 को फिर आप 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 14, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 11 आ जाएगा, 14/11 आ जाएगा। फिर यही आ जाएगा आपका जब हल करोगे। अब बताइए, दिखाइए कि 0.235353, ठीक है 0.23535353 यार, आप क्या 23 तक तो नहीं बदला, लेकिन 535353 मान ही नहीं रहा यार। अब क्या करा हमने, तो क्या करा हमने, अब यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है 0.2 नहीं चेंज हुआ, लेकिन 353535 बार बार 2 अंकों की पुनरावृत्ति करता जा रहा है। अब यह करता जा रहा है, ये तो प्रॉब्लम है। को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जब p और q पूर्णांक और q जो है 0 के बराबर नहीं है बच्चों। मान लीजिए, अब मानोगे क्या बात कहोगे सर जी माने क्या हम तो बच्चों मान लीजिए कि 0.235 यानी 35 का क्या है पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर यह देखिए कि 2 की पुनरावृत्ति नहीं होती, ये तो यार हम देख ही रहे हैं। कहोगे सर जी अरे यार थैंक यू तुम देख रहे हो, परंतु खंड 35 की पुनरावृत्ति होती है। क्या होता है कि खंड जो 35 है वो तो आता रहता है बार बार, वो मानता नहीं है, वो साला काम ही करके नहीं लाता। क्या नहीं करता बच्चों, वो क्या है काम ही करके वो नहीं लाता। कुछ बच्चे होते हैं ना कि आप कितना भी कहो लेकिन काम नहीं करेंगे, तो वही यहाँ हो रहा है, ये काम करके नहीं आता, बस वही उनके दिखाता है कि मेरे पास यही कॉपी है लेकिन मैं इसमें काम नहीं करूंगा। क्योंकि 2 अंकों को पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए x को 100 से गुणा करते हैं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है तो हम करेंगे x को क्या करेंगे बच्चों 100 से गुणा कर देंगे। ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है मल्टीप्लाई उतने ही अंकों से होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 100x उसे मान लिया, तो अब इसमें मल्टीप्लाई 100 की करी तो क्या बचेगा, ये बचेगा 23.5353 इस तरीके से। अब 100x, अब क्या होगा, फिर आप इसे तोड़िए। कैसे तोड़िए, हमें तोड़ना है ऐसे कि उसके बाद हमें x प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जब आप इसे प्राप्त करने जाओगे बच्चों तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, क्योंकि 2 तो यहाँ है और यहाँ 5 है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर 5 हो जाए। कैसे हो जाएगा, जब 23.3 को आप 0.2323 से भाग देते रहेंगे, 235353 से भाग दे वो प्लस वो करते रहेंगे। ठीक है, क्या ऐड कर देंगे तो 23.3 प्लस x हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, जब ये इधर जाएगा, जब इसे इधर लोगे तो कितना आएगा, ये वही है यार प्लस x, तो वही है यार। आप 23.3 में प्लस x यानी 99x और इक्वल टू 23.3। फिर क्या होगा बच्चों, अब आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या करा हमने 99 तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 233/990। अब इस को भी आप जांच कर सकते हैं, जैसे कराते डिवाइड करोगे वही आता रहेगा। अन्नवसान यानी आवर्त दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। आइए हम अपने परिणामों को संक्षेप में व्यक्त करते हैं। एक परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। या तो वो मान जाएगा, कहेगा भैया 0 आके अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर अशांत होगा, कहेगा नहीं भैया मैं तो बढ़ूंगा, मैं बहुत ढीठ हूँ। ठीक है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवृत्ति है एक परिमेय संख्या होती है बच्चों। क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अब हम यह जानते हैं कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। हम प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है।
ठीक है। ऊपर बताए गए गुण के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हैं। अतः ऊपर परिमेय संख्याओं के लिए बताए गए गुण के समान अपरिमेय संख्याओं का गुण यह होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होती है। विलोमता वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति होती है वो क्या बोलाती है बच्चों? अपरिमेय संख्या कहलाती है। पिछले अनुच्छेद में हमने एक अपरिमेय संख्या की चर्चा की। मान लीजिए कि 0.10 ध्यान दीजिए कि अनवसानी अनावृत्ति है। अतः ऊपर बताए गए गुण के अनुसार यह अपरिमेय। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि आप s के समरूप अपरिमित रूप में अनेक अपरिमेय संख्या जनित कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्या √2 और पाई के संबंध में पाए जाने वाला यहाँ कुछ चरण तक अनेक उनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं बच्चों। क्या दिए गए हैं बच्चों? दशमलव प्रसार √2 है इक्वल टू 1.41421356 ऐसे दिया गया है। तो पाई बराबर है आपका 3.14। इस तरीके से ध्यान दीजिए कि हम प्राय 22/2 को पाई का एक सन्निकट मान मानते हैं। ठीक है, पाई बराबर नहीं होता, 22/2 के सन्निकट मान होता है, ये होता नहीं इसके बराबर। वर्षों से गणितज्ञों ने अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से अधिक अंकों को उत्पन्न करने की विभिन्न तकनीक क्या करी बच्चों? विकसित की। उदाहरण के लिए संभवतः आपने विभाजन विधि से √2 के दशमलव प्रसार में अंकों को ज्ञात करना अवश्य ही सीखा होगा। अतः यह एक रोचक बात है कि सूत्रों में जो वैदिक युग 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच गणितीय ग्रंथ है, इसे √2 का एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? √2 1 + 1/3 1/4 गुणा 1/3। इस तरीके से जो ये था, जब आप ये हल करोगे तो आपको सन्निकट मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि वही है जो ऊपर प्रथम 5 दशमलव स्थानों के लिए दिया गया है। पाई के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का इतिहास काफी रोचक रहा था बच्चों। अब क्या हुआ था? यूनान का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया। उसने यह दिखाया, क्या दिखाया कि 3.140845 जो है वो लेस देन है किससे? पाई से। और जो है पाई जो है वो लेस देन है 3.142875 से। आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी ने, जो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे, 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान ज्ञात किया था। उच्च चाल कंप्यूटर और उन्नत कलन विधियों का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थान तक पाई का मान अभिकल्पित किया जा चुका है। यह है आर्किमिडीज। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मैथ समझ आई होगी। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया बच्चों। सही में आप बहुत हमारे ऊपर उपकार करते हो, तो इसलिए जय माता दी। और आगे फिर मिलेंगे बच्चों। ठीक है मेरे दोस्त।